देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 1781 से, जब भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसका पर्पस भारत में इस्लामिक और पर्शियन लॉ को पढ़ाना था। आगे चलकर अंग्रेज़ों को ये समझ में आ गया था, अगर उनको भारत के लोगों में अपना भरोसा इस्टेब्लिश करना है तो उनको वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लाना होगा। इसी क्रम में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है, जिसका पर्पस इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम को बढ़ावा देना था। आगे बढ़ते हुए 1813 में चार्टर एक्ट आता है, जिसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। इसी क्रम में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना होती है, जिसका पर्पस एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स में गवर्नमेंट को असिस्ट करना था। आगे चलकर 1841 में GCPI ने एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की, जो आज तक हमारे देश में चल रहा है। आगे चलकर 1857 में एजुकेशन सेक्रेटरी फ्रेडरिक जॉन ने लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने के प्रपोजल रखा। 24 जनवरी 1857 को अप्रूव हो जाता है और कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। इस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन ने अपनी जड़ें इंडिया में फैला ली और इस सीरीज में कई सारे कॉलेजेस की स्थापना हुई। इसी समय 7 जनवरी 1877 को सर सैयद अहमद खान, जिनको टू नेशन थ्योरी का पायनियर माना जाता है, ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसका पर्पस इस्लामिक वैल्यूज़ को अफेक्ट किए बिना मॉडर्न एजुकेशन देना था। इस समय उनके बेटे सैयद महमूद, जो कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस इंडिया आए थे, ने उनकी मदद की। इस दौरान ये कॉलेज पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहता है, बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो जाता है। आगे चलकर 1920 में कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की मांग उठती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 लेके आती है, जिसके अकॉर्डिंग इस एक्ट के लागू होने के बाद मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एंड मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के सारे राइट्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इस एक्ट में ये भी लिखा था कि यूनिवर्सिटी अपने कैरिकुलम में ओरिएंटल एंड इस्लामिक स्टडीज़ को इंक्लूड कर सकता है। एक्ट के बाकी नॉर्म्स नॉर्मल थे, जैसे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कैसे होगा, यूनिवर्सिटी के स्टाफ कौन कौन होंगे, उनका सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारे प्रोसेसेस एक्ट में मेंशन थे। एक्ट का रेफरेंस मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आता है और 1951 में AMU एक्ट में पहला अमेंडमेंट होता है, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। मुस्लिम्स को रिलीजियस एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी, इस रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाता है। प्रेसिडेंट को इंस्पेक्ट एंड इंक्वायर करने की पावर मिल जाती है। AMU कोर्ट को एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक काउंसिल के खिलाफ इंक्वायर करने और एक्शन लेने की परमिशन मिल जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज कि AMU के कोर्ट में नॉन मुस्लिम मेंबर को भी जगह मिल जाती है। आगे चलकर 1965 में दूसरा अमेंडमेंट होता है, जिसमें कोर्ट की पावर को कम कर दिया जाता है और इसको एक एडवाइजरी बॉडी बना दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के कंपोजिशन को चेंज करते हुए प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, जिससे कोर्ट की पावर बिल्कुल कम हो जाती है। इस अमेंडमेंट के थ्रू जो सबसे बड़ा चेंज होता है वो ये होता है
कि यूनिवर्सिटी रिलीजन के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दे सकती। इन अमेंडमेंट से एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल खुश नहीं था। एएमयू ने इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसे अजीज बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हम यूनिवर्सिटी के पेटिशन को समझे उससे पहले आर्टिकल 30 को समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग रिलीजन एंड लैंग्वेज के बेसिस पे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो अपने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए खुद के इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। गवर्नमेंट उनको ग्रांट्स देने में माइनॉरिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। यूनिवर्सिटी ने अपनी पेटिशन में आर्टिकल 30 को बेसिस बनाया और ये क्लेम किया कि क्योंकि मुस्लिम्स इंडिया में माइनॉरिटी हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये राइट देता है कि वो अपने इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश करके उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इस तरीके से 1951 एंड 1965 के अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनियन ऑफ इंडिया ने अपने पक्ष में कहा कि क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 के एक्ट के साथ पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई थी तो मुस्लिम कम्युनिटी को इसको एडमिनिस्टर करने के राइट्स नहीं हैं। 1967 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जिसका इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से है। इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर शब्द को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, तो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को एडमिनिस्टर करने के राइट्स हैं जिनको उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। एंड इस्टेब्लिश मीन्स टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस, एंड 1920 से पहले कुछ भी ऐसा नहीं था। दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट कोर्ट ने नोटिस किया कि यूनिवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 6 में ये लिखा हुआ है कि जो डिग्री यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी वो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज होगी, बट एक माइनॉरिटी कम्युनिटी द्वारा इस्टेब्लिश एक इंस्टीट्यूट ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसके द्वारा दी गई डिग्री गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज होनी ही चाहिए। इन सभी पॉइंट के बेसिस पर एएमयू की पिटीशन रद्द कर दी जाती है और 1951 एंड 1965 के अमेंडमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट का वैलिडेशन मिल जाता है। पर कहानी यही नहीं खत्म होती है। आगे चलकर 1981 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मुस्लिम माइनॉरिटी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 1920 एक्ट में अमेंडमेंट करती हैं और इस अमेंडमेंट के बाद एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस वापस मिल जाता है और उनके कल्चरल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट के राइट्स एंड रिजर्वेशन के राइट्स उनको दोबारा से मिल जाते हैं। एक्ट से इस्टेब्लिश टर्म हटा दिया जाता है और यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन में इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड बाय मुस्लिम ऐड कर दिया जाता है। इन अमेंडमेंट्स के बेसिस पर एएमयू अपने कॉलेजेस में मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर देती है। आगे चलकर 2005 में नरेश अग्रवाल इस अमेंडमेंट को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पिटीशन को अजीज बासा केस के बेसिस पर इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए रद्द कर देती है और रिमार्क्स देती है कि एक्ट से केवल इस्टेब्लिश टर्म हटा देने से और यूनिवर्सिटी की डिफिनेशन चेंज करने से एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। इसी टाइम फ्रेम में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ दूसरा इम्पॉर्टेंट केस TMA पाई फाउंडेशन एंड स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस आता है, जिसके थ्रू कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज होते हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में गवर्निंग बॉडी का सिलेक्शन कैसे किया जाना चाहिए और क्या स्टेट इसमें इंटरफेयर कर सकता है। एडेड एंड अनएडेड इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट का एडमिशन कैसे होना चाहिए,
और माइनॉरिटी डिसाइड करने के लिए स्टेट वाइज डेटा यूज होना चाहिए या इंडिया लेवल का डेटा यूज होना चाहिए। हम इस क्वेश्चन के आंसर पर बाद में आते हैं, उसके पहले देख लेते हैं आर्टिकल 29 क्या है। तो बेसिकली आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग किसी भी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट में रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट या रेस के बेसिस पर एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए कोर्ट ने आर्टिकल 29 का यूज़ किया और ये डिकोड किया कि राइट टू एडमिनिस्टर कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट अपने स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस इंस्टीट्यूट्स पर लगा सकती है और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस पर एडमिशन नहीं करा सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज के क्वेश्चन के आंसर पर कोर्ट ने डिसाइड किया कि क्योंकि स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पर हुआ है, इसलिए माइनॉरिटी डिसाइड करने के लिए स्टेट का डेटा यूज किया जाएगा, ना कि होल इंडिया का। अभी एएमयू केस पर वापस आते हैं। आगे चलकर हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। 12 जनवरी 2019 को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने यह नोटिस किया कि इस जजमेंट के लिए अजीज वासा केस को बेसिस बनाया गया है, जिसकी करेक्टनेस अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। इसलिए रंजन गोगोई ने अजीज वासा केस को रीओपन कर दिया और इस केस को 7 जजेस की बेंच को ट्रांसफर कर दिया। 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने अपना फैसला दिया, जिसके इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से है। अगर इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए किया गया है, तो केवल इस बेसिस पर कि उनके एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया गया है, उनके एजुकेशन का क्या फॉर्मेट है, इन बेसिस पर कम्युनिटी का माइनॉरिटी स्टेटस ख़त्म नहीं किया जा सकता है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस की एक्चुअल फंक्शनल, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन पावर कम्युनिटी के पास होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट की टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर स्टाफ का सिलेक्शन एंड रिमूवल की पावर कम्युनिटी के हाथ में होनी चाहिए। अगर किसी यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी की भलाई के लिए बनाया गया है, तो उसका माइनॉरिटी स्टेटस इस बेसिस पे नहीं ख़त्म किया जा सकता कि उसको लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया है। इन सभी पॉइंट्स पर डिसीजन देने के बाद एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस का डिसीजन रेगुलर बेंच के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब रेगुलर बेंच का क्या फैसला आएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस से जुड़े सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की विवेचना की। आपका अपना क्या व्यू है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के विषय में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।